नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद एक सवाल सबके मन में है कि क्या नीरज चोपड़ा जी 45 डिग्री के एंगल पर भाला को फेंकते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपको बताने वाला हूं नीरज चोपड़ा जी के उपलब्धियों के बारे में, और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा जी के उपलब्धियों के पीछे का क्या है पूरा का पूरा विज्ञान आज विस्तार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। क्या नीरज चोपड़ा जी 45 डिग्री के एंगल पर जेवलिन को यानी भाला को फेंकते हैं? क्या है पूरा का पूरा विज्ञान? मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या है? अपने बॉडी वेट का कितना ज़्यादा मोमेंटम वो ट्रांसफ़र करते हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे उनके उपलब्धियों के बारे में। नीरज चोपड़ा जी जिनका उम्र 24 वर्ष है और जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो अमेरिका में आयोजित हुआ है, इस टूर्नामेंट में यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाले वो दूसरे व्यक्ति बने हैं। इसके पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में। तो बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि है। हालांकि इनके कैरियर का अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात किया जाए तो वो है 2021 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। वो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, और जेवलिन थ्रो एक बहुत ही आइकॉनिक गेम है। एक इसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा रही है। इस गेम की प्रतिष्ठा कितना रहा है अभी तक ओलंपिक गेम्स में, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग के समय में जब गोल्ड मेडल दिया जाता था उस पर जेवलिन का फ़ोटो होता था। तो आप समझ सकते हैं इस गेम का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। अगर इनके बेस्ट परफॉर्मेंस की बात किया जाए इंटरनेशनल सर्किट में तो वो है 89.30 मीटर। और जो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने जो मेडल जीता है सिल्वर मेडल, वहाँ पर 88.13 मीटर इन्होंने जेवलिन को फेंका है। अभी वे इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से जो राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ है बर्मिंघम में, वहाँ पर वे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनके जांघ के मसल्स यानी उसमें खिंचाव हो गया है, ग्रोइन इंजरी हो गया है। उसके पहले 2019 में भी इनको इंजरी हुआ था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2019 में इनको भयंकर इंजरी हुआ था और एक वर्ष ये दूर रहे थे, फ़ोन से भी दूर रहे थे, मीडिया से तो दूर रहे ही थे। और ज़बरदस्त वापसी करते हुए 2021 ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो में, और 2021 में ही ये पूरी तरीके से चर्चा में आ जाते हैं। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था ओलंपिक में। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है साइंस को बताना, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हम आपको दे देना चाहते हैं उनके बारे में। इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ है और इनकी माता गृहिणी है जबकि पिता किसान हैं। अगर भाला फेंक प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात किया जाए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.48 मीटर। कितना है? 98.48 मीटर। नीरज चोपड़ा जी जिम भी जाते हैं, रनिंग का भी प्रैक्टिस करते हैं और जिम्नास्टिक का भी प्रैक्टिस करते हैं। आखिर इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो जब रनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी ही वो अपने स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जेवलिन फेंकने के जस्ट पहले अपने बॉडी को वो साइड ऑन भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ जेवलिन फेंकने के जस्ट पहले वो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा बेंट भी कर लेते हैं, और जेवलिन फेंकने के बाद अपने बॉडी को गिरा लेते हैं ज़मीन पर। और उसके लिए फ्रंट फुट पर बहुत ही ज़्यादा भार पड़ता है, यानी आगे वाला पैर पर बहुत ही ज़्यादा भार पड़ता है। तो आप खुद समझिए, जब पैर पे इतना ज़्यादा भार पड़ रहा है यानी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बॉडी को इतना ज़्यादा बेंड कर रहा है यानी बॉडी का लचीला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अचानक से स्पीड को कोई बंदा बढ़ा रहा है यानी कि रनिंग प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ये जो बॉडी को बेंड करने का कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको एक बार फिर से समझिए। बॉडी का बेंड होना, बॉडी जितना ज़्यादा बेंड होगा तो इससे होगा क्या, रनिंग करके वो जो आ रहे होते हैं तो जितना मोमेंटम, जितना संवेग उनके पास होता है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ मोमेंटम का लॉस होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम को ट्रांसफ़र करना पड़ता है जेवलिन पे। इस वजह से होता क्या है कि जो जेवलिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जा पाता है। तो इसके लिए उनको लास्ट मोमेंट पे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेंड करना पड़ता है। आप खुद एक एग्जांपल समझिए, तीर धनुष में जो डोरी होता है, डोरी जितना लचीला होगा, जितना उसको खींचा जाएगा उतना ही दूर जाएगा तीर धनुष में। उसी प्रकार से बॉडी को जितना ज़्यादा बेंड करेंगे लास्ट मोमेंट पे, भाला उतना ही ज़्यादा दूर जा पाएगा। दोस्तों विज्ञान के कुछ छोटे छोटे टर्म से मैं आपको मिलाता हूँ जिसका प्रयोग नीरज चोपड़ा जी करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है वेग। वेग होता क्या है? वेग का मतलब होता है अपनी स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन करना। तो जब नीरज चोपड़ा जी दौड़ रहे होते हैं तो उनका जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रहा होता है, इसी को कहते हैं वेग यानी कि भी।
और भी क्या होता है, भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है, यानी कि एक डायरेक्शन है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए संवेग। संवेग क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। नीरज चोपड़ा जी का जो द्रव्यमान है, मास है, उसमें अगर उनके वेलोसिटी से आप गुना कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा उनका संवेग। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी देखते हैं कि जब वो रनिंग शुरू करते हैं तो वो अपने स्पीड को लगातार बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक को क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। नीरज चोपड़ा जी भी कुछ वैसा ही करते हैं, अपने वेग को लगातार वो परिवर्तित कर रहे होते हैं, यानी v2 - v1। कहने का मतलब है उनका जो वेग है, उनका जो वेलोसिटी है, वो लगातार चेंज होते रहता है। ये भी आपको पता होगा। नीरज चोपड़ा जी का एक तस्वीर बनाने का मैंने प्रयास किया। नीरज चोपड़ा जी जब दौड़ रहे होते हैं तो उनका जो पैर है वो ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, यानी उनका पैर ज़मीन को पीछे की ओर धक्का दे रहा होता है। इस वजह से जो ज़मीन है, जो धरती है, वो उनको आगे की तरफ धक्का देता है, और ज़मीन जो आगे की तरफ धक्का देता है इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। इसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल। तो यानी कि घर्षण बल क्या कर रहा है, नीरज चोपड़ा जी को आगे की तरफ एक बल प्रोवाइड करा रहा है। ये है न्यूटन का तीसरा नियम। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो ज़मीन को पीछे की ओर दबा रहे हैं तो ज़मीन उनको आगे की ओर पुश कर रहा है, तो यहाँ से उनको घर्षण बल मिल रहा है। दोस्तों ये हो गया न्यूटन का तीसरा नियम। अब आगे देखते हैं। आगे एक टर्म है वेट। वेट क्या होता है, वेट का हिंदी में हम लोग भार कहते हैं। ये होता है द्रव्यमान में छोटा जी से गुना करने पर। हमने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि नीरज चोपड़ा जी जब जैवलिन को फेंकते हैं तो अंतिम मोमेंट पे अपने बॉडी का, उनका जो बॉडी वेट है, नॉट द्रव्यमान, उनका बॉडी वेट, यानी कि उनका जो द्रव्यमान है उसमें स्मॉल जी से गुना करने पर वेट मिलेगा। अपने वेट का 6 से 8 गुना वो मोमेंटम को ट्रांसफ़र उनको करना पड़ता है। तो वेट को भी आप समझ गए हैं क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। नीरज चोपड़ा जी दौड़ रहे होते हैं, उनका वेलोसिटी एक समान तो है नहीं, उनका वेलोसिटी लगातार चेंज होते रहता है, उनका स्पीड लगातार बढ़ते रहता है, यानी हर क्षण उनका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है संवेग में भी परिवर्तन होना, क्योंकि अगर भी बदलेगा तो एम भी बदलेगा, क्योंकि मास तो फिक्स रहेगा। तो इसलिए चूँकि वो लगातार दौड़ रहे होते हैं, उनका संवेग में परिवर्तन होते ही रहता है। और संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं बल। समय के अनुसार संवेग में जो परिवर्तन हो रहा होता है इसी को दोस्तों हम लोग बल कहते हैं। तो जो बल का जो परिभाषा है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में मिलता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जी जब दौड़ रहे होते हैं उनके मोमेंटम में किस तरीके से चेंजिंग आ रहा होता है, और मोमेंटम में चेंजिंग का जो रेट है समय के अनुसार, इसी को बल कहते हैं, इसी को कहते हैं मास गुना एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक और तरीका से इस चीज़ को आप समझिए, चूँकि उनको जो बल प्राप्त हो रहा है वो ज़मीन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, घर्षण का बल, और उनके वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में जो परिवर्तन होता है उसके लिए एक त्वरण तो चाहिए ही। आखिर वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी त्वरण है, और वो त्वरण यहाँ से प्राप्त हो रहा है घर्षण बल से, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुना त्वरण। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, यानी वहाँ त्वरण उपलब्ध है, तो वो त्वरण यहाँ से मिल जा रहा है घर्षण बल के द्वारा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ज़रा इसको समझिए। दोस्तों आप किसी चीज़ को लटकाइए, लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको आप अगर लटकाइएगा बीच से पकड़ के तो वो बैलेंस में रहेगा। या हो सकता है कि एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, एक साइड मोटा हो एक साइड पतला हो। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा लीजिए जो एक साइड मोटा हो एक साइड पतला हो, तो उसको अगर बीच से लटकाइएगा तो वो बैलेंस में नहीं रहेगा। उसको जिस साइड वज़न ज़्यादा है उस साइड थोड़ा शिफ्ट होकर लटकाइएगा, तभी वो ऐसे संतुलन में आ पाएगा। तो जिस पॉइंट से लटकाने पर वो बैलेंस हो जाएगा उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जब नीरज चोपड़ा जी भाला लेकर दौड़ रहे होते हैं उस समय उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, तो जो ग्रिप होता है ना, जो ग्रिप होता है जहाँ पर भाला को पकड़ा जाता है जेवलिन को, उसी के आसपास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब दोस्तों अब आप कहिएगा कि ऐसा नीरज चोपड़ा जी कैसे कर पाते हैं, तो नीरज चोपड़ा जी इसके लिए वर्षों का ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छे कोच के अंदर में। आप समझ रहे हैं, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो पकड़े हुए रहते हैं भाला को, उसी के आसपास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उनका। समझ गए।
एयर ड्रैग क्या है ये समझिए। एयर ड्रैग को दोस्तों समझना काफ़ी आसान है। अब मैंने शुरू में एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप एक इतना बड़ा तख्ता लेकर के आप दौड़ते हो, काफ़ी मुश्किल हो जाता है दौड़ना, लेकिन आप ऐसे ही दौड़ते हो तो दौड़ना तुलनात्मक रूप से आसान है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा तख्ता जब आप लिए हुए रहते हो तो आपके सामने हवा है, वो हवा आपको बार बार अपोज करेगा, बार बार विरोध करेगा। ऐसे क्या है, हवा बस यहाँ से आएगा, यहाँ से हवा निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, कम विरोध करना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल समझिए, जहाज़ का जो बनावट है उसको देखिए। जहाज़ का जो बनावट है उसको ज़्यादा हवा का विरोध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका बनावट एरोडायनेमिक है। अगर जहाज़ का सामने वाला सतह सपाट रहता तो बार बार जब भी चल रहा होता इतना एरिया में हवा उसका विरोध करता, हवा वहाँ से निकलना मुश्किल होता। लेकिन इसका बनावट इस तरीके से, आगे में नोकीला है, हवा क्या होता है साइड से निकल जाता है। तो दोस्तों ये है एरोडायनेमिक का पूरा विज्ञान। नीरज चोपड़ा जी भी भाला फेंकने के अंतिम समय में ऐसा ही करते हैं, अपने बॉडी को साइड डाउन कर लेते हैं। रनिंग कर रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पे बॉडी को साइड डाउन कर लेते हैं कि एयर रेसिस्टेंस कम से कम हो जाए। इसलिए तो ड्रैग माने रेसिस्टेंस, यानी हवा का प्रतिरोध कम वो फील करें, इसलिए वो ऐसा बॉडी को अपना बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद एक और पॉइंट है आवेग, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स को समझना है ना दोस्तों। हथौड़ा को आप दीवार पे जब मारते हो तो हथौड़ा कस के मारते हो, मान लिया दीवार पे, तो बहुत बड़ा फोर्स आप लगाते हो, आप लार्ज फोर्स लगाते हो, और वो जो बल है कुछ सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड का भी हजारवा भाग में भी हो सकता है। बहुत ही छोटा समय के लिए आप बल लगाते हो, बड़ा फोर्स, तुरंत मारे तुरंत हटा, यानी लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम। इसी को कहते हैं आवेग, इसी को कहते हैं इम्पल्स। डेल्टा का मतलब होता है छोटा समय, F गुना डेल्टा टी, छोटा समय। आप खुद समझिए, नीरज चोपड़ा जी जब भाला को फेंकते हैं तो जिस क्षण भाला को फेंकते हैं उस समय कितना बल वो लगाते हैं लास्ट मोमेंट पे, जब वो छोड़ते हैं, जब वो फेंकते हैं, और वो समय कितना होता है, बहुत ही कम। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो आवेग, इम्पल्स होता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है विज्ञान का जिसका प्रयोग नीरज चोपड़ा जी कर रहे होते हैं जब वो भाला यानी कि जेवलिन फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा जी क्या 45 डिग्री के एंगल पर भाला को, जेवलिन को फेंकते हैं? चलिए देखते हैं और समझते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है किताबों में कि किसी भी वस्तु को अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना है तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकिए। लेकिन दोस्तों ये रियल लाइफ सिचुएशन में बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है हम उस पर बहुत जल्द आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा परवलयाकार रास्ता यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम रियल सिचुएशन पर आएंगे। दोस्तों ये दिखाया जा रहा है, इस तरह का जो मोशन है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, यानी एक खास एंगल पर किसी वस्तु को फेंका जा रहा है, वो वस्तु इस तरीके का रास्ता को कवर करेगा, और यहाँ पर जो रेंज होता है यानी कितना दूरी वो वस्तु जाएगा वो निर्भर करेगा कितना वेलोसिटी है और किस एंगल पर फेंका जा रहा है। ये फार्मूला होता है R = U² sin 2θ/g। अब मैक्सिमम रेंज कब प्राप्त होगा, जब sin 2θ का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, हालांकि अगर आपको R को बढ़ाना होगा तो आपको U को भी बढ़ा सकते हैं और इसका वैल्यू को आपको मैक्सिमम आपको रखना पड़ेगा। तो sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होता है। तो sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगा, जब sin का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी 2θ = 90 डिग्री, तो θ = 45 डिग्री, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा तो 45 डिग्री। यानी कि इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो R मैक्सिमम हो जाएगा, R मैक्सिमम U²/g। इसको आप रट लेंगे और इस मार्ग को बोलते हैं परवलयाकार मार्ग। अब दोस्तों हम लोग आते हैं रियल सिचुएशन, वास्तव में होता क्या है। तो मैंने अभी बताया कि वास्तव में 45 डिग्री पर फेंकने वाली बात बिल्कुल ही सही नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ में बहुत सारा बातें होती हैं, जैसे कि एयर ड्रैग। मैंने शुरू में बताया कि जब नीरज चोपड़ा जी दौड़ रहे होते हैं तो अपने बॉडी को लास्ट मोमेंट पे साइड डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि एयर ड्रैग, एयर रेसिस्टेंस कम हो सके। इसके अलावा कितना स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से भी आप नहीं दौड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ एक लाइन होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा, बहुत ज़्यादा अगर हाई मोमेंटम होगा तो हो सकता है कि वो लाइन को क्रॉस कर जाए। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है और इन सारे चीज़ों को सीखने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, वो भी अच्छे कोच के अंदर में जब कोई प्रैक्टिस करते हैं तब। तो रियल सिचुएशन में वो कितना पर फेंकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो जेवलिन थ्रोवर होते हैं वो भाला को 32 डिग्री से 38 डिग्री के बीच के एंगल पर फेंकते हैं, और ये जो होता है
यही एक नॉर्मल रेंज होता है। हालांकि बहुत सारा फैक्टर को ध्यान में देना पड़ता है। दोस्तों आप लोग इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिखाया गया है जेवलिन फेंकने के जस्ट पहले की स्थिति को। यहाँ पर जेवलिन के तरफ एक रेड कलर का लाइन दिखाया गया है, जबकि जेवलिन के 5 डिग्री ऊपर एक पीला कलर का लाइन दिखाया गया है। जो रेड कलर का लाइन है ज़मीन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। रेड कलर का लाइन ज़मीन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और जो पीला लाइन है वो ज़मीन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एटीट्यूड। और दोनों के बीच का जो अंतर है जो 5 डिग्री है वो है एंगल ऑफ अटैक। एक बार फिर से समझिए, 32 से 38 डिग्री होता है एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी जो भाला का पोजीशन होता है लास्ट मोमेंट पर वो ज़मीन के साथ जो एंगल बनाता है वो है एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो है 32 से 38 डिग्री। और एंगल ऑफ एटीट्यूड है उसके जस्ट ऊपर का जो लाइन है पीला लाइन, जिसको दृष्टि कोण बोलते हैं, दृष्टि एंगल, वो जो होता है वो 5 डिग्री ऊपर पे होता है। और एंगल ऑफ अटैक दोनों के बीच का अंतर है। अब मैक्सिमम फेंकने के लिए क्या होना चाहिए? तो 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो कब होगा रेंज मैक्सिमम, ज़रा वो समझिए। एंगल ऑफ अटैक जब 0 होगा उस वक्त रेंज मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब एंगल ऑफ अटैक 0 होगा उसी वक्त रेंज मैक्सिमम होगा। यानी एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और एंगल ऑफ एटीट्यूड के बीच का अंतर को 0 करना पड़ता है। और अच्छे कोच यही कोशिश करते हैं कि जो जेवलिन थ्रोवर है उनका एंगल ऑफ अटैक 0 हो सके या 0 के नज़दीक आ सके। हालांकि 0 आना बहुत मुश्किल होता है, यानी फिर भी इस एंगल ऑफ अटैक को कम से कम करने का कोशिश किया जाता है कि 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जितना कम हो उतना ही भाला यानी कि जेवलिन ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाता है। तो एक्चुअल जो वजह क्या है, एंगल ऑफ अटैक को कम से कम करना, तभी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा एक प्रयास था कि नीरज चोपड़ा जी के उपलब्धियों के पीछे का क्या विज्ञान है वो मैं आपको बता सकूं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।